अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है। आपकी मदद करेंगे और वही लाइसोसोम इस पर्टिकुलर आपके पास जो एक्स वेजिनेशन है उसमें भी मदद करते हैं और इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। फिर तो एक है एंडोसाइटोसिस और एक है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस से भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेंथ में कमी आती है, एक्सोसाइटोसिस से भी कमी आती है। एंडोसाइटोसिस से हो सकता है कभी कभार आपके पास जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हो जो सेल के अंदर एंट्री नहीं ले पा रहा है उसको नेचर मजबूर कर लेकर आए, और एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस में यह भी हो सकता है कि जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल नॉर्मली सेल के अंदर एंटर कर गया है उसको थ्रो आउट कर दिया जाए, जो सेल की हम एक्सक्रीशन कह सकते हैं। ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए। क्लियर हो गया जी यहां तक? चलेगा। अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन के अलोंग होने वाले ट्रांसपोर्ट्स के बारे में। तो दो तरह का ट्रांसपोर्ट है, एक पैसिव एक आपके पास एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें किसी भी एटीपी की कोई यूटिलाइजेशन नहीं होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर बेसिकली हमें कहीं ना कहीं एनर्जी को यूटिलाइज करना पड़ता है इन दी फॉर्म ऑफ अ एटीपी। अब देखिए जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो दो तरह का हो सकता है, एक सिंपल डिफ्यूजन एक ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन में आपके वर्ड क्या लिखा गया है, न्यूट्रल सॉल्यूट जो होंगे वो आपके पास अक्रॉस दी मेम्ब्रेन जो है वो आपके मूव कर जाएंगे। जैसे यहां देखिए यहां पर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, यहां सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आपके पास में मॉलिक्यूल या सॉल्यूट नॉर्मली मूव कर जाएगा। लेकिन जहां पर वर्ड यूज किया गया है ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस में आपके पास सिर्फ वाटर की डिफ्यूजन जब होगी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तब हम वर्ड ऑस्मोसिस यूज करते हैं। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि आपके पास जो बेसिकली सिंपल टाइप की डिफ्यूजन है उसमें एक यहां पर वर्ड मैंने लिखा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होती है। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम याद हो तो वहां फ्रक्टोज के बारे में पढ़ा होगा, पढ़े हैं फ्रक्टोज के बारे में? तो फ्रक्टोज की अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। फैसिलिटेट करने का मतलब क्या हुआ, देखिए नॉर्मली अक्रॉस दी मेम्ब्रेन आपके पास मॉलिक्यूल की मूवमेंट नहीं हो पा रही थी तो बीच में कैरियर प्रोटीन की मदद लेने पड़ी। किसकी मदद लेने पड़ी, देखिए यहां कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन की मदद से आपके पास हायर कंसंट्रेशन वाला मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन की ओर को मूव कर पा रहा है, इसीलिए उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं। जैसे मान लो मदद कर दी, किसी की मदद कर दी, मान लीजिए पता तो है कि वो काम कर सकता है लेकिन फिर भी जानबूझकर मदद करने के लिए जाना है, ये आपके पास वही फैसिलिटेटेड टाइप की डिफ्यूजन है। क्लियर, ये चीज हमें ध्यान करके चलना। अब जरा यहां पर वर्ड पे ध्यान दो, क्या लिखा है, पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू दी नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। ऐसा ही होगा क्योंकि पोलर तो आपके वाटर सॉल्युबल होंगे, तो क्या वो आपके पास लिपिड बाइलेयर को आपके पास मतलब ब्रीच कर आगे जा पाएंगे? नहीं जा सकते ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास में जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल कोट किया था कि फ्रक्टोज बाहर ज्यादा है, फ्रक्टोज आपके पास कम है, लेकिन फ्रक्टोज तो वाटर सॉल्युबल है। अब वाटर सॉल्युबल मान लीजिए आपके पास यहां आकर चिपक गया, इस जगह पर आकर, सॉरी ऐसे समझ लो, यहां चिपक गया आकर, वो फ्रक्टोज यहां चिपक गया, तो क्या वो अंदर जा सकता है? क्योंकि यहां तो बेसिकली हेड में तो वाटर की सॉल्युबिलिटी है, तो वाटर में सॉल्युबल होने वाले मॉलिक्यूल यहां आकर चिपक गए, पर क्या वो अंदर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बीच में क्या लगी है, लिपिड की लेयर लगी है। इसीलिए आपके पास में अक्रॉस दी मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन लगी हुई है, कैरियर प्रोटीन लगी हुई है, जो बेसिकली उन मॉलिक्यूल की मदद करती हैं जिनकी पोलैरिटी ज्यादा होती है और बेसिकली उनकी नॉन पोलैरिटी आपके पास कम होती है। याद कर लीजिएगा, ये आपके पास डिफाइंड स्टेटमेंट है और जब भी ऐसा होगा वहां पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होना मजबूरी हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए एक और चीज पे ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपके पास मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी, तो उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जहां पर एटीपी यूटिलाइज होगा। जैसे यहां पर देखिए एटीपी के यूटिलाइजेशन हो रही है, तभी जाकर आपके पास लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर को मॉलिक्यूल मूव कर जाए। जैसे मान लो
किसी जगह पर कोई चीज ज्यादा है, ऐसे समझ लो, झरना तो देखा होगा, तो झरने में पानी ऊपर ज्यादा होता है, नीचे आपके बॉटम पर कम होता है, तो पानी ऊपर से नीचे की ओर को फ्लो कर रहा है। अब सोचो नीचे से ऊपर जाना हो तो हमें क्या लगाने पड़ती है, मोटर लगाते हैं हम, तो मोटर की वजह से हम लिफ्ट करते हैं पानी को, तो मोटर बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड कर रही है पानी की एनर्जी को ओवरकम करने के लिए, और पानी को धक्का दे रही है नीचे से ऊपर जाने के लिए, यही होगा। तो भैया वहां पर एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है, जहां भी एनर्जी यूटिलाइज होगी उसको बेसिकली हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप हमारी मदद करता है। अगर आपको याद ना हो तो आप बेसिकली एक बार न्यूरॉन का जो हमने कंडक्शन पढ़ा था उसको भी आप एक बार देख सकते हैं, आपके पास वो चीज आपके कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड सेशन में पड़ी होगी, वहां पर जरूर एक बार देख लें, क्लियर चलेगा। नेक्स्ट आपके पास आती है सेल वॉल। अब देखो सेल वॉल पे ध्यान दीजिए, यहां पर वर्ड क्या लिखा गया है, सबसे पहला वर्ड ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, और सेकंड रिजिड स्ट्रक्चर है। अगर ध्यान दो, जब हमने बेसिकली कहीं ना कहीं जब बैक्टीरिया पढ़ा था तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पढ़ी थी हमने, तो बैक्टीरियल जो सेल वॉल थी वो आपके पास सेल की शेप को मेंटेन करने का काम कर रही थी। तो क्या यहां पर वो चीज नहीं होगी, होगी, क्योंकि आपके पास ये कैसी है, नॉन लिविंग, और सेकंड वर्ड या क्या यूज किया गया है, रिजिड स्ट्रक्चर है। वर्ड कैसा है, रिजिड टाइप का स्ट्रक्चर है, और ये आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर लगा हुआ मिलता है, किसमें, या तो फंजाई में या तो प्लांट। याद करिएगा हम यूक्रियोटिक सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्रोक्रियोटिक सेल नहीं यहां पर। तो प्लांट और जो आपके पास फंजाई है उनके बाहर आपको सेल वॉल जो है वो नजर आती ही आती है। अब सुनिए, ये जो आपके पास सेल वॉल है एल्गा में, ये मेनली किससे बनी होती है, सेलुलोज, सेकंड आपके पास में गलेक्टन्स, मेनन्स एंड मिनरल्स लाइक दी कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन वहीं पर जब हम प्लांट के अंदर देखते हैं तो वहां पर हमें नजर आते हैं सेलुलोज, सेकंड हेमीसेलुलोज, थर्ड दी पैक्टिन एंड प्रोटीन। देखिए कितनी वेरिएशन है तो सेल वॉल ही है, लेकिन सेल वॉल वेरी कर गई है यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी। अब जरा ध्यान दो फिर से, क्या सेल मेम्ब्रेन में कोई वेरिएशन हुई थी प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल में, कोई वेरिएशन नहीं हुई थी। इसीलिए प्रोक्रियोटिक सेल जो है वो सिंपलेस्ट टाइप के सेल हैं, जबकि यूक्रियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ अ सेल होते जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए कंपोजिशन क्या हो रही है, लगातार वेरी कर रही है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आपके पास इस पर्टिकुलर सेल की रिजिडिटी किसकी वजह से आई, याद कर लीजिए सेलुलोज, सेलुलोज की वजह से रिजिडिटी है इस पर्टिकुलर सेल वॉल की, ये चीज ध्यान कर लेना। अब चलो आगे, जरा ध्यान दो क्या लिख रहा है, वर्ड ध्यान देना, ठीक है। वर्ड क्या है, सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल प्राइमरी वॉल है। जैसे यहां ध्यान दो, ये बीच में चीज नजर आ रही है, ये जो हमने ब्लू कलर का एक जेड शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है या एच शेप कह लो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये प्राइमरी सेल वॉल है। ध्यान दीजिए ये प्राइमरी सेल वॉल है। अब जैसे जैसे मान लीजिए कोई यूक्रियोटिक सेल मैच्योर होने के लिए जाएगा तो प्राइमरी सेल वॉल की थिकनेस कम होती जाएगी, जितनी ये थिकनेस आपको नजर आ रही है इतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि सेल डेथ तो होगी ही होगी, और धीरे धीरे कर कर इस मेम्ब्रेन की श्रिंकिंग हो जाएगी। अब देखो क्या हुआ, कैपेबल ऑफ ग्रोथ जो है वो आपके यहाँ प्राइमरी सेल वॉल है, लेकिन जैसे जैसे आपके यहाँ ग्रोथ होती जाएगी ग्रेजुअली आपके पास सेल मैच्योर होगा और सेकेंडरी वॉल जो है वो आपके पास फॉर्म होगी ऑन द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। फिर से सुनो कैसे, ऐसे समझ लो इसको, मान लो ये सेल वॉल है और ये मान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन है, तो अभी मान लेते हैं कि सेल की अभी अभी फॉर्मेशन हो रही है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो, इमैच्योर टाइप का सेल है, तो आपको यहां पर प्राइमरी सेल वॉल नजर आई, उसकी थिकनेस इतनी है। अब देखो यहां पर मान लीजिए आपके पास ग्रोथ की कंप्लीशन होने के लिए जाए, मीन बाय सेल मैच्योर होने के लिए जाए, तो सेल की डेथ भी तो होगी, क्वांटिटी भी तो रिड्यूस होगी। तो मान लीजिए क्वांटिटी रिड्यूस होगी तो वो बोलता है टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन की ओर को आपके पास रिडक्शन आएगी, तो आपके पास कुछ इतनी सी ही जगह पर अब आपके पास
ये सेल वॉल नजर आएगी। और ये सेल वॉल किस साइड की ओर को अब नजर आ रही है? ऑन दी इनर साइड आपके पास में नजर आएगी। तो ये आपके पास बाहर वाली क्या हुई? ये प्राइमरी हुई, और ये वाली क्या हुई? ये हुई सेकेंडरी। आसान है? फिर से देख लो, पहले प्राइमरी सेल वॉल बनती है, प्राइमरी सेल वॉल की जब मैच्योरिटी होना शुरू होती है तो आपके पास सेकेंडरी सेल वॉल नजर आती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, यहां पर देखिए क्या लिखता है, द मिडल लेमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, इट ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टूगेदर। अच्छा चलो, नहीं याद आया, फिर से याद कराता हूं, ठीक है, क्योंकि आप शायद भूल जाते हैं बहुत जल्दी। जब प्लांट सेल पढ़ा था ना हमने और माइटोसिस पढ़ रहे थे, तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ये मान लीजिए सेल वॉल है, ये इनसाइड में आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल के बारे में बात करें, एनिमल सेल नहीं। तो हमने क्या कहा था, यहां पर मान लीजिए ये सेंट्रियोल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके पास रीअपियर हो गई थी, तो ये भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई है। यहां पर क्रोमेटिन फाइबर आपको नजर आ रहा था वापिस से, लेकिन आपको साथ में क्या नजर आ रहा था? जो आपके पास इस साइड का सेल है और इस साइड का सेल है, इन दोनों के जो आपके पास गोल्जी अपरेटस थे वो सेंटर पर अलाइन हो गए थे, साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ज्वाइन कर लिया। और जब आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ ज्वाइन कर गया तो आपके पास फॉर्मेशन हुई थी सेल प्लेट की। किसकी फॉर्मेशन हुई थी? सेल प्लेट। और सेल प्लेट आपके पास अंदर से बाहर की ओर को बन रही थी, इसलिए हमने कहा था सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही। अब देखो यहां पर मेम्ब्रेन बनी एक ये, और आपके पास एक मेम्ब्रेन यहां की ओर को बनेगी, तो बीच में आपके पास में जो पर्टिकुलरली सिक्रीशंस होंगी वो भी तो नजर आएंगी। इसकी वजह से आपके पास एक डिफरेंशिएटेड मेम्ब्रेन यहां पर बनती है जिसको मिडल लेमेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मिडल लेमेला। अब इस मिडल लेमेला में जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा गया था। मिडल लेमेला में कैल्शियम पैक्टेट है। क्या वर्ड है जी? कैल्शियम पैक्टेट। ऐसे समझ लो, आपके फ्रूट्स होते हैं, पहले फ्रूट कच्चा होता है, तो फ्रूट जब कच्चा होता है ना तो उस समय कैल्शियम पैक्टेट का क्रिस्टल बहुत ज्यादा है, कैल्शियम पैक्टेट के क्रिस्टल बहुत ज्यादा होते हैं उस फ्रूट के इनसाइड में, क्योंकि मिडल लेमेला के अंदर कैल्शियम पैक्टेट का क्रिस्टल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपके पास फ्रूट कच्चा होगा। अब सोचो, अगर ये कैल्शियम पैक्टेट जो है वो डिसॉल्व हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? कैल्शियम पैक्टेट के डिसॉल्व होने की वजह से राइपनिंग ऑफ फ्रूट आती है। मीन बाय आपके पास पकेगा कैसे फ्रूट? फ्रूट तो तभी पकेगा ना जब बेसिकली मिडल लेमेला के अंदर पाए जाने वाला कैल्शियम पैक्टेट का क्रिस्टल लगातार डिसॉल्व होगा। और उसके लिए आपको क्या चीज चाहिए? उसके लिए एक एंजाइम चाहिए, दैट इज पैक्टिनेज। वर्ड क्या है? पैक्टिनेज। याद कर लीजिए, क्लियर है जी? अब चलो एक और चीज डील कर लेते हैं। यहां देखो जरा सा, आपके पास में जो पहले बनाया था वैसे ही है, देखो ये आपके पास एक सेल की आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हो गई सेल वॉल, ठीक है। ये दूसरे सेल की आपके पास सेल मेम्ब्रेन और ये हो गई सेल वॉल। अब जरा ध्यान दो, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? आपके पास दो पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ चिपक रही हैं, ये चिपक गई ऐसे, तो बीच में आपको क्या चीज नजर आ रही है? प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या नजर आ रहा है? प्लाज्मोडेस्मेटा। अगर आपको ध्यान हो, जब आपने बेसिकली किसी भी मिनरल का ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा ना, सेल टू सेल जब होता है, तो वहां पर आपने दो तरह के पाथवे पढ़े थे, एक का नाम था एपोप्लास्टिक और एक था सिम्प्लास्टिक। पढ़े हैं? तो सिम्प्लास्टिक पाथवे में आपके पास प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू, आपके पास साइटोप्लाज्म के थ्रू एक्सचेंज हो रहा था न्यूट्रिएंट टू न्यूट्रिएंट का। ऐसा नहीं होता है? जबकि एपोप्लास्ट में जो आपकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अक्रॉस में आपके पास मिनरल का या आपके पास आइंस का ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि यहां देखिए आपके पास प्लाज्मोडेस्मेटा की फॉर्मेशन हो रही है क्योंकि बीच में मिडल लेमेला था, और मिडल लेमेला ने आपके पास मदद की है प्लाज्मोडेस्मेटा की फॉर्मेशन करने में। याद कर लेना, यह भी अपने आप में एक क्वेश्चन है।
प्लाज्मोडेस्माटा होगा तभी आपके पास सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर हो गया जी। अब आए फंक्शन के ऊपर, तो फंक्शन क्या है, सेल वॉल, जो सेल है उसको शेप आउट करने का मदद करती है। इसके अलावा आपके पास रिजिड है, इसलिए मैकेनिकल शॉक या डैमेज से बचाएगी, इंफेक्शन से बचाएगी। सेल टू सेल इंटीग्रेशन हुई क्योंकि आपके प्लाज्मोडेस्माटा बन गए, वो भी हमने यहां पर देखा। इसके अलावा देखिएगा, इट एक्ट एज अ बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। देखिए बाहर से आने वाले जो कुछ मॉलिक्यूल जिनका साइज बड़ा होगा और वो सेल की जरूरत नहीं है, तो उनकी एंट्री भी तो नहीं होनी चाहिए, उसकी एंट्रेंस को रोकने का काम भी यही करते हैं। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखकर चलनी है। क्लियर। अब आइए जी आगे, उसके बाद आते हैं हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पर। सॉरी, ठीक है। अच्छा 1 मिनट ब्रेक ले लीजिए, मैं उसके बाद कंटिन्यू रखता हूं। बबीता जी ने पूछा था कि पिलाई का मेन फंक्शन क्या होता है। देखिए पिलाई का जो मेन फंक्शन है वो है आपके पास सेक्सुअल, जैसे नॉर्मल इंटरकोर्सेज होते हैं, मान लीजिए ह्यूमन के अंदर हो या अदर एनिमल के अंदर होते हैं, वैसा ही कुछ आपके पास बेसिकली जो फंक्शनैलिटी है वो सेक्स पिलाई हमें कर देती है। ये थोड़ा ध्यान कर लेना, ठीक है। वैसे तो देखो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है पूछ लें। और ये ज्यादातर जो पुराने टाइप के जो आपके बैक्टीरिया होते हैं ना, आर्की बैक्टीरिया टाइप, उनमें आपको नजर आता था, इसके अलावा नजर नहीं आता है ये, ठीक है। और बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, वहां पर भी ये चीज हमें पढ़ाई जाती है सेक्स पिलाई के बारे में, तो एक बार मैंने कहा था कि आप उस चीज को वहां पर देख लें। चलिएगा जी, अगला हिस्सा डील करें। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे, वो है आपके पास बेसिकली एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम या एंडोमेम्ब्रेनस कॉम्प्लेक्स के बारे में। देखिए यहां पर बहुत सारे जो आपके पास ऑर्गेनलीज होंगी वो आपके पास कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, इंटीग्रेट कर काम करेंगी। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेट कर काम करेंगी यहां पर ऑर्गेनलीज। अब इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन शो करेंगी, एक दूसरे की मदद करने वाली। अब वो कौन सी है, एक आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, थर्ड लाइसोसोम एंड फोर्थ इज द वैक्यूल। चारों की चारों ऑर्गेनलीज एक दूसरे की मदद करने वाली हैं ताकि कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट किया जा सके। अब जरा यहां ध्यान दो, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर आपको क्या नजर आ रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आपको क्या नजर आ रहा है, दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आपको गोल्जी बॉडी नजर आ रही है, और बाहर आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लगी हुई, याद रखना। क्लियर। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा ना फास्टर रूट पे रहेगा क्योंकि अब ये ओवर करना है हमें जल्दी से, समय बहुत लिमिटेड है। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली हमारे पास दो तरह के हैं, कितनी तरह के, दो तरह के हैं। एक है आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जरा ध्यान दीजिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम नजर आते हैं, जरा यहां ध्यान दीजिएगा, आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टुवर्ड्स अ न्यूक्लियर एनवेलप आपको नजर आ रहा है। ये जितना स्ट्रक्चर आपको ब्लूइश है, ये क्या है, बेसिकली आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके सरफेस के ऊपर आपको देखेंगे तो ब्लू कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है, राइबोसोम। तो जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर आकर चिपक जाते हैं, तो बेसिकली हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे राइबोसोम फंक्शन करते हैं प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, वैसा ही सेम फंक्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नेचर ने दे रखा है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होती है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में और उसको सिक्रीट करने में। अब देखिए क्या लिखा है, दे आर दी एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद दी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसकी आपके पास ये एक तरह से एक्सटेंशन होती है जो आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब चलिए दूसरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके सरफेस पर तो राइबोसोम आपको एब्सेंट नजर आ रहे हैं, कोई सरफेस पर, ये येलो वाला है ना, कोई आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, तो डॉट्स तो है नहीं है, इसका मतलब राइबोसोम इसके सरफेस पर नहीं लगे हैं, इसका मतलब ये कोई प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में मदद ही नहीं करेगा। तो किसमें मदद करेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, इट इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ लिपिड एंड स्पेसिफिकली द फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मेनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही सिंथेसाइज होते हैं। इसके अलावा देखिएगा, इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टीरोइडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गुनेडल हार्मोन होते हैं ना, वो स्टीरोइडल टाइप के हार्मोन होते हैं, तो जितने भी स्टीरोइडल हार्मोन है उनकी सिंथेसिस करने का काम आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसके अलावा एक फंक्शन और है, उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन बाय सेल के अंदर कोई टॉक्सिक कंपाउंड चला जाए ना, तो उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने में कहीं ना कहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपकी मदद करते हैं। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड आते हैं आपके पास में, दैट इज द गोल्जी अपरेटस। कैमिलो गोल्जाई नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1898 में इसको बेसिकली हमें डिस्कवर कर दिया था। और ये बेसिकली जो है आपके पास या तो फ्लैट होते हैं या डिस्क शेप्ड के होते हैं, जिनको बेसिकली हम या तो सिस्टर्ने बोलते हैं। अब जैसे ये है सेमी सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला, ये सारे सेमी सर्कुलर टाइप के जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं इनको बेसिकली कहा जाता है सिस्टर्ने। ये सिस्टर्ने आपके पास जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें भी नजर आते हैं, लेकिन वहां पर बेसिकली स्टैकिंग नहीं होती है। क्या वर्ड यूज करते हैं, स्टैक नहीं है। अब इसको समझूंगा, बताता हूं मैं क्या है, लेकिन यहां समझ ले। अब देखो आपके पास सिस्टर्ने के दो फेसेस हैं, एक आपके पास में सिस फेस है और एक बेसिकली आपके पास ट्रांस फेस है। जैसे मान लो यहां पर आपने कोट किया है, ये ट्रांस फेस है, एक सिस फेस है, एक ट्रांस फेस है। सिस फेस को फॉर्मेटिव फेज कहा जाता है और आपके ट्रांस फेज को मैच्योरेटिव फेज कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया गया जो प्रोटीन है दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू अ गोल्जी बॉडी। वर्ड पे ध्यान दीजिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाई गई जो प्रोटीन होगी उसको ट्रांसफर किया जाएगा इनटू दिस पर्टिकुलर गोल्जी बॉडी। अब ये कैसे जाएगा, तो इसी तरह से जाएगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जितने कंपोनेंट हैं, चाहे वो सिस्टर्ने हो, चाहे वो टिब्यूल हो, चाहे वो वेसिकल हो, वैसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडी में भी नजर आते हैं। चाहे वो सिस्टर्ने हो, चाहे वो वेसिकल हो, चाहे वो टिब्यूल हो, तीनों ही सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी में मिलते हैं। अब देखो होता क्या है, मान लो प्रोटीन सिंथेसाइज कर दिया, किसने सिंथेसाइज किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। ये सारा का सारा जितना भी प्रोटीन होगा वो वेसिकल में इकट्ठा हो जाएगा। किसमें इकट्ठा होगा, वेसिकल। ये मान लीजिए वो वेसिकल है, ये मान लेते हैं वो वेसिकल है, इसके इनसाइड में आपके पास इकट्ठा था। अब ये वेसिकल जाकर चिपक जाएगा इस सिस सरफेस के साथ, गोल्जी बॉडी के सिस सरफेस के साथ में चिपक गया। अब आपके पास कहां पर चला गया, इनसाइड अ सिस्टर्ने। सिस्टर्ने के अंदर इस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होगी और इसको मॉडिफाई कुछ इस तरह से किया जाएगा कि आपके पास अगर अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस गलत हो गए हैं तो उनको ठीक कर दिया जाएगा और वापस से रीपैकिंग की जाएगी। तो पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन इज द फंक्शन ऑफ अ गोल्जी बॉडी। अब सोचो प्रोटीन आपके पास रीपैकेज होकर तैयार हो रही है और रीपैकेज होकर यहां से वो मूव कर जाएगी टुवर्ड्स अ ट्रांसफेज, और ट्रांसफेज से आपके पास वो प्रोटीन एग्जिट कर जाएगी। अब एग्जिट कैसे करेगी, एग्जिट करेगी इसके वेसिकल्स के थ्रू। अब ये किसके वेसिकल है, लेकिन ये तो वेसिकल आपके पास गोल्जी बॉडी का है। अब इस वेसिकल का नाम, जिसके इनसाइड में नई प्रोटीन आपके पास में जो मॉडिफाई होकर इस पर्टिकुलर गोल्जी बॉडी ने हमें तैयार कर दी है, इस वेसिकल को हम नाम दे देंगे लाइसोसोम। याद करना,
तो लाइसोसोम किससे बनते हैं? गोल्जी बॉडी से। अब सोचो जरा, ध्यान देना, फिर से एक चीज समझाऊंगा, ये फिर समझ लो। ऐसे समझे फिर से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन तैयार की। प्रोटीन कैसी है अभी नहीं पता है, तो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल के इनसाइड में वो प्रोटीन इकट्ठी हो गई, वो वेसिकल आकर चिपक गए किसके साथ में? गोल्जी बॉडी के साथ। गोल्जी बॉडी के कौन से सरफेस के साथ चिपके? सिस फेस के साथ में। सिस फेस के थ्रू आपके पास वेसिकल आपके पास चिपक गया, उसने प्रोटीन को सिस्टरने में एंटर करा दिया, सिस्टरने के इनसाइड में जाकर उसकी मॉडिफिकेशन हो गई, नई तरह की प्रोटीन बन गई, पैकेजिंग हो गई प्रोटीन की। वो सारी पैकेजिंग प्रोटीन ट्रांसफेज के थ्रू आपके पास एग्जिट करेगी, और ट्रांसफेज पर आपके पास क्या लगे होंगे? आपके वह वेसिकल है, ये वेसिकल डिटैच कर जाएंगे, इस वेसिकल के इनसाइड में प्रोटीन है, और इस वेसिकल का नाम अब चेंज कर हम लाइसोसोम रख देंगे। आसान है जी, बहुत सिंपलीफाइड चीज है। अब सोचो, लाइसोसोम के इनसाइड में प्रोटीन है। अब एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हम ये पढ़ते हैं कि लाइसोसोम के इनसाइड में हमारे पास में क्या चीज नजर आते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। वर्ड क्या यूज करते हैं? आपके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम आपके पास लाइसोसोम में होते हैं, यही वर्ड यूज नहीं करते हैं? जरा यहां पर ध्यान दो। लाइसोसोमल वेसिकल्स कंटेन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, चाहे हाइड्रोलेजिस हो, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, they are active at acidic pH, they digest carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid। बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखो, जो आपके पास गोल्जी बॉडी से डिटैच हुआ था वो भी तो वेसिकल ही था, तो मान लेते हैं ये वो वेसिकल है, इस वेसिकल के इनसाइड में मान लेते हैं प्रोटीन पड़ी है। अब जरा ध्यान दो, एंजाइम भी तो प्रोटीन ही होते हैं, तो इसका मतलब इस वेसिकल के इनसाइड में ये भी तो हो सकता है एंजाइम हो। जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम का मतलब क्या हुआ? आपके पास इस वेसिकल के इनसाइड में पड़े हुए हैं एंजाइम, और एंजाइम कौन से हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब आपके पास ये पर्टिकुलर जो अपरेटस है वेसिकल के इनसाइड में हाइड्रोलिटिक एंजाइम का, क्या अभी इस समय इस पर्टिकुलर हाइड्रोलिटिक एंजाइम वाले वेसिकल का कोई रोल है? तो रोल तो है नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम को अपना फंक्शन करना होगा तो इस वेसिकल को किसी ना किसी कंपोनेंट के साथ जाकर तो चिपकना पड़ेगा, ताकि उसकी वो डाइजेशन करवा सके, उसका वो ब्रेक डाउन करा सके। इसका मतलब पता है क्या हुआ? गोल्जी अपरेटस से जो वेसिकल प्रोटीन के साथ में आपके डिटैच होकर आया, उसने जो लाइसोसोम तैयार किया जिसके इनसाइड में हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिस वेसिकल के इनसाइड में होता है उसको प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। समझ आया? तो प्राइमरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम है जिसके इनसाइड में अभी तक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। क्लियर? अब समझो दूसरा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम आपके पास एक्टिवेट हो गए, इसका मतलब पता है क्या हुआ? वो वेसिकल के इनसाइड में पड़ा हुआ जो एंजाइम था वो वेसिकल किसके साथ चिपक गया? किसी फूड कंपोनेंट के साथ में। मान लीजिए हो सकता है एंटीजन के साथ में जाकर चिपक गया हो सकता है किसी और अनदर मॉलिक्यूल के साथ जाकर चिपका, लेकिन चिपका है। तो मान लीजिए ये वेसिकल किसी चीज की डाइजेशन करवाने के लिए चला जाए, तो जब ये डाइजेशन करवाने के लिए जाएगा तो बेसिकली ये एंजाइम क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट। और जैसे ही ये एंजाइम आपके पास एक्टिवेट हो जाएंगे तो इस पर्टिकुलर चीज को हम सेकेंडरी लाइसोसोम बोल देंगे। अब वर्ड क्या बोल दिया? सेकेंडरी लाइसोसोम है। सेकेंडरी लाइसोसोम बेसिकली आपके पास में ऐसे पर्टिकुलर लाइसोसोम्स होते हैं जिनके एंजाइम एक्टिव फॉर्म में मिलते हैं। क्लियर है जी? तो याद करके चलिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हम लाइव हैं, आप टेंशन ना लीजिए, मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाने की ओर को रहता है। हाँ मुझे मालूम है आपके क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, लेकिन टेंशन ना लीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जितने आपके क्वेश्चंस होंगे मैं आखिरी में पूरे आंसर कर देता हूं। लाइव है, टेंशन ना लें, कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं हम यहां पर ब्रॉडकास्ट करते हैं। क्लियर? अब ये क्लियर हो गया जी। अगर आपके पास वेसिकल के इनसाइड में जो पर्टिकुलर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पड़े हुए होंगे, अगर वो इनएक्टिव फॉर्म में तो प्राइमरी लाइसोसोम है। अगर वही हाइड्रोलिटिक एंजाइम आपके पास में किसी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गए और उस मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के लिए जाएंगे तो बेसिकली आपके पास उस लाइसोसोम को हम अब सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे, क्योंकि वो एक्टिव हो चुका है। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर लाइसोसोम ने इस पर्टिकुलर
मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करवा दिया, तो ब्रेक हुआ ना, इसका मतलब ब्रेक हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान दीजिए। आपके पास लाइसोसोम था, पहले इनएक्टिव था, फिर वो एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने पर इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करा दिया, तो इस पर्टिकुलर सेकेंडरी लाइसोसोम ने अपना फंक्शन कंप्लीट कर दिया। इसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम अब खत्म हो गए ना खत्म। तो अब जो स्ट्रक्चर बच गया लाइसोसोम का, इसको टर्शरी लाइसोसोम बोलेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे, टर्शरी लाइसोसोम। अब इस टर्शरी लाइसोसोम में क्या चीज जाएगी, इसके अंदर वो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस सेल के अंदर मौजूद जो आपके पास में होंगे, जो एक्सक्रीशन के लिए आपके पास सेल ले जाना चाहता है। फिर से सुनो, नहीं समझ आया हो तो, आपके पास ये लाइसोसोम आपके पास चिपक गया किसी मॉलिक्यूल के साथ जाकर, इसको ब्रेक करा दिया, इसके आपके पास एंजाइम यूज हो गए, तो ये खाली हो गया। अब इस खाली चीज में कुछ चीज भरनी है। भरी क्या, सेल के इनसाइड में जितना एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो आपके पास इसके अंदर भर जाएगा और लाइसोसोमल वॉल वापस से बन जाएगी। तो अब इस लाइसोसोम के इनसाइड में एक्सक्रीटरी वेस्ट हो गया, तो इसको बोला जाएगा टर्शरी लाइसोसोम है। और यही टर्शरी लाइसोसोम वापस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में मदद करते हैं, जो एंडोसाइटोसिस के दौरान में आपके पास रिमूव हो गई थी। ये चीज हमें ध्यान करके चलिए। एक क्लियर ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज एक और समझिएगा। अगर मान लीजिए जो आपके पास सेकेंडरी लाइसोसोम था, फिर से सुनना मैंने क्या वर्ड यूज किया, सेकेंडरी लाइसोसोम एक्टिव लाइसोसोम है, जिसमें आपके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्टिव हो चुके हैं। अगर वो सेकेंडरी लाइसोसोम आपके पास में किसी एक ऑर्गेनेली के साथ में अटैच हो जाए, फिर से सुनिएगा क्या वर्ड यूज किया, अगर आपके पास लाइसोसोम एक्टिव जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम हो, वो किसी ऑर्गेनेली के साथ चिपक जाए, तो इस ऑर्गेनेली को डिसइंटीग्रेट करवा देगा। अब इसको बोला जाता है ऑटोलिटिक लाइसोसोम। वर्ड यूज क्या करेंगे, ऑटोलिटिक लाइसोसोम। या इसके लिए हम बेसिकली वो वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये ऑर्गेनेली है, इस ऑर्गेनेली का आपके पास फंक्शन उस सेल के अंदर कंप्लीट हो गया, ये बूढ़ी हो गई है। तो बूढ़ी होने पर मीन बाय उसकी एजिंग हो गई है, एजिंग होने पर इसका कोई काम नहीं हो पा रहा है सेल के अंदर, तो सेल अपने आप ही इसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो किसकी मदद ले लेगा, लाइसोसोम की, और इसको ब्रेक डाउन करा देगा। अब इससे फायदा क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है, आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है।